ये वॉर यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है, ये वॉर है वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज and Vladimir Putin declared war in a speech on national television. रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड कर दिया है और यूक्रेन के 2 रीजन को इंडिपेंडेंट स्टेटस भी दे दिया और यही चीज़ को वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज काउंटर कर रही है। इन्वेजन से पहले भी यूएस रशिया और प्रेसिडेंट पुतिन के अगेंस्ट काफ़ी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट दे रहे थे और इसका नुकसान यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि जो बाइडेन अपने स्टेटमेंट से अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। Tonight, Russian President Vladimir Putin has told the Russian people he is now recognizing the independence of 2 separatist regions of Ukraine. Russia ramps up its deadly assault on Ukraine. Negotiators from Moscow and Kyiv are meeting once again. With the Russian troops invading the border country of Ukraine on Thursday after weeks of anticipation. Negotiations between Ukraine and Russia have failed to deliver any significant progress toward ending Moscow's 12-day war. आप रशिया और यूक्रेन के वॉर की न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल पे डेली सुनते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में पता है कि ये वॉर हो क्यों रही है और प्राइम मिनिस्टर पुतिन ये वॉर अभी क्यों कर रहे हैं? उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि यूक्रेन और रशिया की हिस्ट्री क्या थी। रशिया और यूक्रेन हमेशा से ही अलग कंट्रीज नहीं थी। इनफैक्ट 1991 तक वो दोनों सोवियत यूनियन का पार्ट थे। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उनमें से 15 अलग अलग देश बने जिनका पार्ट थे रशिया एंड यूक्रेन। रशिया इनमें से सबसे बड़ा देश था, तो ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस भी इस ये पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा था और इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग से ही इनके रिलेशन इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हुई 2010 में जब यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर बने विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी ऐसे पॉलिटिकल डिसीजन, डील्स और एग्रीमेंट साइन किए जो रशिया के फेवर में थे। उनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट था ब्लैक सी एग्रीमेंट इन क्रीमिया। इसके हिसाब से रशिया क्रीमिया में अपना नेवल बेस 25 सालों तक और एक्सटेंड कर सकता है और यही चीज़ से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज खुश नहीं थे। 2012 में प्रेसिडेंट यानुकोविच और उनकी फैमिली के अगेंस्ट काफ़ी चार्जेस सामने आए और उन्होंने अपनी और अपने पार्टी की इमेज मेकओवर करने के लिए एक पब्लिक अनाउंसमेंट की। वो यूक्रेन को नेटो और यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाएंगे और उनके ये स्टेटमेंट को यूक्रेन के लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटो एक्चुअल में है क्या। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये एक तरीके का मिलिट्री अलायंस है जिसका पार्ट 30 कंट्रीज़ हैं और नेटो में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5। उसके हिसाब से अगर कोई एक नेटो नेशन पे अगर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो बाकी नेटो मेंबर को उसका साथ देके उस कंट्री के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। One of the most important principles of the NATO treaty is Article 5. It states that an attack on one country is in theory an attack against all members. यूक्रेन के पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंज तब हुआ जब 2013 में प्रेसिडेंट यानुकोविच अपने स्टेटमेंट से मुकर गए, जिसकी वजह से पूरे यूक्रेन में सिविल अनरेस्ट फैल गया, जिसमें काफ़ी राइट्स भी हुए और एट द एंड वो एक मूवमेंट बन गई जिसको नाम दिया गया यूरोमेडन मूवमेंट। Ukrainians wanted a tight integration with the European Union, but suddenly the planned agreement was scuttled. The pro-Russian president of Ukraine, Viktor Yanukovych, backed out of the EU Eastern Partnership program at the last moment. ये मूवमेंट का एक मकसद यही था कि यानुकोविच को प्रेसिडेंट पद से हटाया जाए और यूक्रेन को यूएन एंड नेटो का पार्ट बनाया जाए। लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन के लोग ये मूवमेंट से बिल्कुल खुश नहीं थे, ना कि उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रो रशियन थी। वो यूक्रेन को नेटो और यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पे एक अलग मूवमेंट स्टार्ट हुई और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये सब चीज़ देख रहे थे। उन्होंने एक फाइन अपॉर्चुनिटी देखी और 2014 में क्रीमिया पे इन्वेड कर दिया, जो एक यूक्रेन का पार्ट था। This morning, more unidentified pro-Russia armed militias patrolling the streets of Crimea's capital. रशिया के इस मूव को यूरोपियन यूनियन ने और यूएस ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया, लेकिन पुतिन के लिए क्रीमिया पे इन्वेड करना इतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे भी एक तरीके से प्रो रशियन पॉपुलेशन ही रहती है। इनफैक्ट उन्होंने इस इन्वेजन को पुतिन के फेवर में सपोर्ट किया
और पुतिन ने ये फाइन अपॉर्चुनिटी देखते हुए उन्होंने एक डेमोक्रेटिक रेफरेंडम इशू किया, जिसकी वजह से क्रीमिया के लोग डिसाइड करेंगे उसको किसका पार्ट बनना है, यूक्रेन का या फिर वो रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं। और 82% लोगों ने इस रेफरेंडम को वोट किया, जिसमें से 94% वोट्स रशिया के फेवर में गए और क्रीमिया रशिया का पार्ट बन गया। यूक्रेन पे इन्वेड करने के कुछ ही समय बाद पुतिन ने एक स्पीच में कहा, रशिया हैज़ ऑल द राइट्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रशियन सिटीजन एंड प्रो रशियन लिविंग इन यूक्रेन एंड क्रीमिया। और फिर क्या था, साउथ ईस्ट यूक्रेन के प्रो रशियन लोगों ने उनके साथ इमीडिएटली कनेक्ट कर लिया। उनको लगा कि एटलीस्ट कोई तो है जो उनकी आवाज़ सुन रहा है, और यूक्रेन में प्रो रशियन मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से प्रो रशियन सिटीजन एंड यूक्रेनियन आर्मी ने एक सिविल वॉर स्टार्ट हो। और यही टाइम था जब रशिया ने पहली बार ओपनली अपना इंटरेस्ट दिखाया साउथ ईस्टर्न यूक्रेन के 2 रीजन में, और उन्होंने ये प्रो रशियन मूवमेंट को काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि इसकी वजह से यूक्रेनियन गवर्नमेंट अपने इंटरनल अफेयर्स में उलझी रहेगी और वो नेटो और यूएन का पार्ट बनने के लिए सोच ना पाए। और यही सिचुएशन अगले 4 से 5 सालों तक चली। 2019 में ज़ेलेंस्की यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट बने। उन्होंने रशिया को ये सजेस्ट किया कि उनको ये मैटर पीसफुली सुलझाना चाहिए। वो वहाँ पे एक लोकल इलेक्शन करवाएंगे और उसके रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि ये 2 रीजन यूक्रेन का पार्ट बनेंगे या फिर इनका एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेटस होगा। लेकिन उससे पहले रशिया को अपने ट्रूप्स वापस बुलाने पड़ेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि रशिया ने क्या कहा? रशिया ने कहा कि पहले इलेक्शन होंगे, उसके बाद ही रशियन ट्रूप रशिया में वापस आएंगे। और ज़ेलेंस्की ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर रशियन प्रेजेंस वो पर्टिकुलर रीजन में होगी तो वो इलेक्शन रिजल्ट्स को अपने फेवर में टर्न कर सकते हैं। यूक्रेन रशिया के साथ फुल फ्लेज वॉर नहीं कर सकता था, क्योंकि यूक्रेन के पास रशिया के कंपेयर में बहुत कम आर्मी थी। तो उन्होंने क्या सोचा, हम नेटो और यूरोपियन यूनियन से सपोर्ट लेते हैं। और इसी टाइम पे यूएस और यूक्रेन के रिलेशन भी काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट यूक्रेन ने यूएस को सपोर्ट भी किया था जब यूएस ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था, तब यूक्रेन ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में डिप्लॉय की थी। तो आपको शायद ये हो सकता है, अगर यूक्रेन और यूएस के इतने अच्छे रिलेशन हैं तो यूएस यूक्रेन को यूएन और नेटो का पार्ट क्यों नहीं बना देता। लेकिन ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं है। अगर नेटो अभी यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप दे देता है तो उसका मतलब ये होगा कि उनको अपनी आर्मी इमीडिएटली यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे डिप्लॉय करनी पड़ेगी। शायद वो चीज़ देख के रशिया को अपने फ्यूचर एग्जिस्टेंस को लेकर खतरा हो सकता है और उससे पहले ही रशिया यूक्रेन पे इन्वेड कर देगा। और अभी के टाइम को देखते हुए कोई भी वॉर के लिए रेडी नहीं है। यूएस ने रिसेंटली अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से वापस बुलाए हैं, और पर्सनली ये यूएस की अपनी वॉर नहीं है, ये यूक्रेन और रशिया की वॉर है। और अगर यूएस अपनी आर्मी यूक्रेन में भेजता भी है तो वो क्या रीज़न दे के जस्टिफाई करेगा कि उनको यूक्रेन के लोगों के राइट्स के लिए चिंता है? अगर यही चीज़ है तो यूएस पिछले 8 सालों से अफगानिस्तान में तो वही चीज़ कर रहा था जो आज रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है। और यूरोपियन यूनियन भी रशिया के साथ फुल प्लेज वॉर पर नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी। यूरोप में आने वाली 45% गैस सप्लाई रशिया से आती है, और अगर रशिया ने यह सप्लाई कट कर दी तो पूरे यूरोप में ब्लैकआउट हो जाएगा। यूरोपियन कंपनीज अपने एक्सपेंडिचर नहीं मैनेज कर पाएंगी और पूरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस चला जाएगा, और इसका सबसे गंदा असर पड़ेगा यूरोपियन फिनेंशियल सिस्टम में। और रशिया ये चीज़ जानता है। पुतिन के हिसाब से ये वॉर रशिया के एग्जिस्टेंस के लिए है, इसीलिए यूक्रेन को नेटो का पार्ट वो नहीं बनने दे सकते। और पास्ट में यूएस ने रशिया को काफ़ी टाइम अश्योर भी किया है कि यूएस अपनी टेरिटरी रशिया की तरफ नहीं बढ़ाएगा, लेकिन आज वही यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अभी तक हम लोग ने ये देखा कि रशिया ये वॉर कर क्यों रहा है, राइट। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रशिया इस वॉर से चाहता क्या है। और रशिया की सबसे पहली डिमांड है यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। जैसा हम लोग ने देखा, अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन गया तो रशिया और नेटो की बॉर्डर शेयर हो जाएगी और इमीडिएटली नेटो अपनी आर्मी डिप्लॉय कर देगा यूक्रेन की बॉर्डर पर अगेंस्ट रशिया। तो उसकी वजह से रशिया को अपने फ्यूचर के लिए उनको थ्रेट दिख सकता है और उसकी वजह से फ्यूचर में कभी भी एक वॉर हो सकती है, और रशिया ये नहीं चाहता।
रशिया ने हमेशा से ही यूक्रेन के साउथ ईस्ट रीजन को सपोर्ट किया है और रिसेंटली ये दो रीजन को उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया और रशिया की डिमांड यही है कि यूक्रेन को ये स्टेटस मानना होगा और ये दो रीजन ना तो रशिया का पार्ट रहेंगे ना तो यूक्रेन का। और आपको क्या लगता है, अगर रशिया को एक्चुअल में यूक्रेन को इन्वेड करके रशिया का पार्टी बनाना होता तो ये चीज़ 8 साल पहले कर चुका होता। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रीमिया। और रशिया ये भी चाहता है कि यूक्रेन को अपनी आर्मी डीमिलिटराइज करनी पड़ेगी। वो उतनी ही आर्मी रख सकती है जितनी उनको डेली अफेयर्स चलाने के लिए ज़रूरत है। और लास्ट में व्लादिमीर पुतिन वेस्ट को ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर यूएस या फिर नाटो अपनी टेरिटरी रशिया की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो पुतिन चुप नहीं बैठेंगे। अभी हम बात करेंगे कि ये वॉर का इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रशिया इंडिया का इंटरनेशनल फोरम पे एक लॉन्ग टर्म अलाई है। जब भी इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। और अभी ये वॉर की सिचुएशन में इंडिया का स्टेटस न्यूट्रल है। शायद ये स्टेटस रशिया और इंडिया की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़, इंडिया की मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अगर हम बात करें 85% इंडियन वेपन्स या तो रशिया से आते हैं या तो उनके पार्ट्स रशियन ओरिजिन से होते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रह्मोस मिसाइल। अगर इन केस फ्यूचर में वॉर की वजह से इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे तो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे वेपन्स के लिए एक नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। और इंडिया रशिया से अराउंड 7 से 8 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है एवरी ईयर और उनमें मेन चीज़ है ऑयल एंड गैस। और अभी रिसेंटली यूएस ने रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जिसकी वजह से शायद अभी के लिए इंडिया इतना इंपोर्ट ना कर पाए और उसकी वजह से आपको चीज़ों के प्राइस में बढ़ोतरी दिख सकती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। और लास्ट चीज़ है चाइना। जैसे आपको पता ही है इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं और इन केस अगर फ्यूचर में ये रिलेशन ख़राब हुए या फिर इसमें टेंशन हुई तो हमें यूएस का सपोर्ट लेना पड़ेगा क्योंकि रशिया इंडिया और चाइना दोनों का अलाई है और शायद वो न्यूट्रल रहे। तो उस टाइम पे हमें यूएस की ज़रूरत पड़ेगी टू काउंटर चाइना। तो इसी वजह से अभी हम यूएस को भी नाराज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम करंट वॉर की सिचुएशन के ऊपर एक वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।